लेकिन अपन कहेंगे इसमें भी C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है। C1 एक्सिस क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि 360 डिग्री रोटेट करने पे आपने लिखा था सेम फेस रिपीट हो। हाँ, तो 360 पे एक बार तो सेम फेस बनेगा ही बनेगा ना, तो उसमें C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो अपन कहेंगे फिर ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है और सिमेट्री होगा तो हम कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो अपन कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है ना, CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में भी होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स में भी होगा। सो इट डजंट मैटर कि मॉलिक्यूल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री सभी में होगा। सो अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखा हुआ है अपन बता देंगे वो सेम रिजल्ट होता है। इट डजंट मैटर वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। दूसरा होता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री SN एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं अपन उसे, ठीक है ना। इसको अपन SN एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो होता है रोटेशन, इसको अपन बोलते हैं रोटेशन जैसे इसमें किया था, एंड रिफ्लेक्शन। इसमें अपन को दो पॉइंट फॉलो करना होता है, एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिफ्लेक्शन। तो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं रोटेशन और रिफ्लेक्शन का, फिर देखते हैं अपन क्या करना है अपन को। तो अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल ऐसे गिवन है, मैं ऊपर लिख लेता हूं यहां पर है, इसको हटा देता हूं। उसमें अपन को दो पार्ट चेक करने होते हैं, एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिफ्लेक्शन। अभी ना जितना भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपन ने लिखा ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रहा था। तो वैसे भी अपन को इसके बगैर भी पता चल जाएगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो मेरे पास सपोज करता है ऐसे गिवन है, एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं, मेरे पास ये Cl है, इधर H है, इधर Cl है, इधर H है। तो पहले ऐसे लेता हूं और इधर H। अब इसमें ना मुझे इसको 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा, उसमें क्या है। 180 डिग्री कहां से रोटेट कर रहे हो ये तो बता दो। इस एक्सिस के अलावा, तो अगर इस एक्सिस के अलावा रोटेट करोगे तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा इसमें। तो अपन कहेंगे इसके अलावा आप रोटेट करोगे तो C2 एक्सिस बनेगा। तो चलो रोटेट कर लेते हैं ना, मतलब क्या प्रॉब्लम होगा अपन को, चलो रोटेशन कर देते हैं। तो रोटेशन किया आपने, तो रोटेशन करने से अपन कहेंगे हमें ये मिल गया, अब बताओ क्या करें। ये लो रोटेशन मिल कर दिया मैंने रोटेशन। हाँ, तो सेम ही तो बनेगा, तभी तो C2 बोल रहे हो। तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना C2 एक्सिस मिल रही है बस। और ये दोनों आइडेंटिकल है। हाँ, आइडेंटिकल है तभी तो आप C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता रहे हो। आइडेंटिकल नहीं होते तो सिमेट्री कैसे बताते। अब इसमें क्या होता है कि भाई चलो इसमें आगे बात नहीं करते हैं, अपन तो बात वैसे करते हैं जिसमें SN एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। मैं फिर से ले रहा हूं है एग्जांपल जिसमें SN एक्सिस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। मेरे पास एक Cl है और एक H है, मैं ऐसे बना रहा था तो भाई याद होगा, फिर मैंने उसको ऊपर लिख लिया था ऐसे। इसमें अपन क्या करेंगे, इसको रोटेट करते हैं कितना, 180 डिग्री इस एक्सिस के अलावा, ठीक है ना। अगर मैं रोटेट करूंगा तो मेरे पास ऐसे मिलेगा, और रोटेशन से अपन को ऐसे मिलेगा। 180 रोटेट करूंगा तो इधर Cl होगा, इधर H होगा, इधर Cl होगा और इधर H होगा। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट है क्या मिला अपन को, तो रोटेशन किया मैंने। अब आप क्या करो, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो फॉर रिफ्लेक्शन प्लेस, अपन क्या करेंगे, फॉर रिफ्लेक्शन प्लेस अ मिरर इन द प्लेन ऑफ रे। मैं ना इसके जो रिंग है ना, इसके प्लेन में, रिंग के प्लेन में अपन ऐसे बना लेते हैं अलग से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसे बनाऊंगा तो हो सकता है बाद में फिर पूछो सर बताओ क्या किया आपने। लो भाई अपने पास ऐसे गिवन था, है ना।
ये अपने पास ऐसे था। तो मैं इसके प्लेन में, इसके उसमें ना मिरर प्लेन कर रहा हूं, मिरर एक रख रहा हूं इसी के प्लेन में, ये मैंने मिरर रख दिया, ये अपना मिरर है। जब अपन मिरर मिरर प्लेस करेंगे ना तो इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा, मतलब Cl इधर आएगा आफ्टर प्लेसिंग द मिरर, और H इधर हो जाएगा, और इसका Cl इधर देखेगा अपन को, और इसका H नीचे देखेगा अपन को जब मिरर रखेंगे तो, क्योंकि मिरर इमेज बनेगी ना, फिर बनेगी ना मिरर इमेज। तो अगर वो मिरर इमेज में, ये जो है आपकी ये मिरर इमेज है, ये जो है ना आपकी ये मिरर इमेज है, इमेज जो बनाया मैंने ये मिरर इमेज। अब अगर ये मिरर इमेज एग्जैक्टली इसके जैसे दिख रहा है, अगर ये मिरर इमेज एग्जैक्टली इसके जैसे बना हुआ है, तो इसमें ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो दिख रहा है इधर Cl ऊपर है, इधर H नीचे है, Cl ऊपर है, H नीचे, H ऊपर है, Cl नीचे, दिख रहा है भाई। तो फिर इसमें SN एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और अपन कहेंगे SN2 आएगा। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री रोटेट करने पे ही ऐसे सिमेट्रिक बनेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो ये एग्जांपल बनाओगे SN एक्सिस के लिए। अगर मेरे पास सपोज एग्जांपल 2 ले लेता हूं ऐसे, तो इसमें मैंने ऐसे लिख लिया, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, आप इसमें लिखो ऐसे, इधर नीचे Cl था, अभी C2 हटा रहा हूं मैं, 180 डिग्री रोटेट करते हैं क्योंकि अपोजिट पे ही अपन को ऐसे गिवन है। इधर Cl था, इधर H था, और इधर अपने पास अभी अपन ऐसे लिख लेते हैं, इधर मैंने रोटेट किया कितना, 180 भी रोटेट कर सकता हूं, 90 भी रोटेट कर सकता हूं। 90 रोटेट करूंगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मैंने 90 रोटेट किया। बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद मुझे, या 180 इसलिए क्योंकि अपोजिट गिवन है तो अपन 180 ही रखते हैं, ताकि अपन को बाकी ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना। मैं 90 वाला भी बता दूंगा आपको। 180 लिखूंगा तो ये Me फिर इधर आ गया, Me इधर आ गया, ये H है, ये H है, और 180 पे Cl ऊपर नीचे आएगा, और H उधर जाएगा, और इधर वाला Cl ऊपर आएगा, और H नीचे आएगा, ये बनेगा 180। अब मिरर प्लेस कर देते हैं, तो ये तो रोटेशन हुआ। अब रिफ्लेक्शन की बात करूं, अगर रिफ्लेक्शन की बात करूंगा ना, तो मुझे Cl ऊपर दिखेगा, ये Cl नीचे दिखेगा, Cl ऊपर आया, Cl नीचे आया, बिल्कुल ठीक है। Me और Me तो दोनों ही नीचे दिखेंगे, तो नीचे दिखेंगे इसमें तो, और ये तो दोनों ऊपर है, तो इसमें नहीं है, बिकॉज ये Me का मिरर इमेज नहीं बन रहा है, Me का मिरर इमेज नहीं बन रहा। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, चलो ऐसे कर दूं तो बनेगा क्या। ये है मेरे पास, सी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, थर्ड एग्जांपल हो गया अपने पास। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मेरे पास Me है, मेरे पास H है, मेरे पास Me है, मेरे पास H है, इधर Cl है, इधर H है, इधर Cl है, इधर H। तो अपन कहेंगे आप ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूछ रहे हो या ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहे हो। अगर ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहे हो तो इनएक्टिव है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसमें। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो वैसे ही हो गया। अब आप SN एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूछ रहे हैं तो बता देता हूं मैं। अपन इसे रोटेट करेंगे, इसे रोटेट कर लेते हैं, कर लिया रोटेट, 180 डिग्री रोटेट किया। 180 डिग्री रोटेट करोगे तो इधर Me ऊपर होगा, इधर नीचे होगा, इधर Me H ऊपर होगा, Me नीचे होगा। 180 में इधर H होगा, इधर Cl होगा, इधर Cl होगा, इधर H होगा। अब मिरर प्लेस करते हैं, अब मिरर प्लेस करते हैं, 180 रोटेट किया ना, तो इधर Me है, तो इधर Me ऊपर आ जाएगा ना रोटेट करने के बाद। तो अब अगर अपन चेक करें तो ठीक है, मिरर प्लेस करते हैं,
इधर एमई ऊपर दिखेगा, एच नीचे दिखेगा, इधर एमई नीचे दिखेगा, एच ऊपर दिखेगा, ये तो सही हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। सीएल नीचे दिखेगा, एच ऊपर, करेक्ट है, और ये इसमें है, ये है, ये नहीं है, ये है। ये अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जनरली रिंग्स में ही होगा, वो भी इवन नंबर के रिंग्स, ऑड नंबर में हो ही नहीं सकता, ऑड नंबर में पॉसिबल ही नहीं है। So it generally exists in cyclic compounds which has even number of cyclic rings. लेकिन आपको रोटेशन रिफ्लेक्शन तो करना ही पड़ेगा। So on placing the mirror, if we get the same molecule जो आपका स्टार्टिंग वाला था, तो उसमें ऐसा एक्सोसिमेट्री है, नहीं तो नहीं। सर मिरर हमेशा मॉलिक्यूल के प्लेन में ही हम यूज करेंगे ना? अच्छा, वही बोला था मैंने। सर वो भी S2 है ना? हाँ, ये भी S2 हो जाएगा। अब 180 है तो S2, M का वैल्यू तो वही रहेगा, n is 360 डिवाइडेड बाय, अपन सारे अगर इसमें कर लेना, जैसे Cl की जगह भी Me कर दें अपन, इसमें Cl की जगह भी Me कर दें या Me की जगह Cl कर दें, तो S4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, फिर S4 90 पे आ जाएगा ना। फिर तो शायद कभी अपन से पूछ ले इसे। सपोज करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल मेरे दिमाग में बार बार बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, लेकिन अपन ना थोड़ा सा लिमिटेड रखते हैं कि भाई हमारे सिलेबस में है कि नहीं। अपन क्या करें, सीएल की जगह इसको हटाते हैं अपने, और फिर अपन नोट करके देखेंगे। सीएल की जगह अपन क्या करें, इधर एक ग्रुप ले लेते हैं जो आर ग्रुप है, और इधर भी एक आर ग्रुप ले लेते हैं, ऐसे। मतलब अपन ने एक ऐसा ग्रुप बना लिया जिसमें आर कॉन्फ़िगरेशन है, और रोटेशन करते हैं 180, तो इधर भी आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, इधर भी आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब तुमको पता है आर कॉन्फ़िगरेशन के मैं क्या लिख रहा हूं, अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। ये आर लिख देते हैं, लो आर हो गया, ये हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा एस, तो वो हॉरिजॉन्टल में तो आर हो गया। तो ऐसा आर इधर भी है और आर इधर भी है, मैं इस आर की बात कर रहा हूं। ऐसे जब अपन मिरर प्लेस करेंगे ना इसमें, तो बताओ इसमें एसएन एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी सर। क्यों? सर क्योंकि आर का मिरर इमेज एस होना चाहिए। लो भाई, समझा ना, अपन को कोई बना नहीं सकता फिर कि ऐसे ग्रुप सेम लिखने के बाद आप अगर इधर ऐसे लिखोगे रोटेट करने के बाद, और फिर आर का मिरर इमेज एस होगा, इसलिए इसमें एसएन एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। मतलब अपन ने दो ग्रुप में भी देख लिया ना कि आप मुझे बना नहीं सकते, तो इसमें कायरल सेंटर जरूर चेक करना, ठीक है ना। चलो फिर, तो इसमें एसएन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि आर का मिरर इमेज तो एस होगा, सो इसमें नहीं, बिकॉज द मिरर इमेज ऑफ आर विल बी एस। मिरर इमेज ऑफ आर विल बी एस। चलो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो अपन को पता चल गया सिमेट्री है, राइट। तो मैं इसको हटा देता हूं कि भाई अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करना होता है, और रोटेशन रिफ्लेक्शन अपन को चेक करना होता है। सर वीडियो काफी लैग हो रहा है बीच बीच में आपका। वीडियो लैग हो रहा है क्या सबके लिए? सर थोड़ा नेट का इश्यू हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हाँ सर, नेटवर्क लो दिखा रहा है। नेट का इश्यू हो रहा है।
होना तो नहीं चाहिए यार, क्योंकि वाईफाई से चल रहा है, वाईफाई में जनरली होता नहीं है। और अच्छा सर खासा ठीक ही दिख रहा है। वो स्पीड बहुत भी अच्छा है, स्पीड भी बहुत ज्यादा है, तब भी मतलब चलो कभी कभी हो जाता है, मॉर्निंग में ऐसे भी हो सकता है, या पावर कट हो गया था उसकी वजह से कुछ हो रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा अगर हो रहा है तो अपन देख लेंगे, कोई अगर समझ में आए तो पूछ लेगा, है ना, क्योंकि अपन उसको ठीक करेंगे, बंद करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, तब तक अपना काम ही हो जाएगा, पता बड़ा टाइम ही हो गया, छोटा सा तो क्लास होता है अपना। चलो फिर दूसरा देखते हैं अपन। अब इसमें ना जैसे अपन को लिखने होते हैं भाई ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि भाई व्हाट आर इनइंचुमोस, इनइंचुमोस, है ना, या पहले उससे प्रोजेक्शन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि सबको प्रोजेक्शन पता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं एक बार चाहूंगा कि सबको अगर प्रोजेक्शन थोड़ा सा पता चल जाए तो और भी अच्छा होगा कि प्रोजेक्शन होते कैसे। तो चलो अपन प्रोजेक्शंस की बात कर लेते हैं, और प्रोजेक्शन से पहले अपन एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, ताकि उन प्रोजेक्शन में भी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर दूंगा मैं। अपने पास पहले कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्फ़िगरेशंस। सो एक तो होता है फिशर प्रोजेक्शन, दैट इज डीएल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक तो होता है फिशर प्रोजेक्शन, आपको आइडिया भी है व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन। अब देख भाई ज्यादा अपन नहीं पढ़ने वाले इसमें, बस ये होता है फिशर प्रोजेक्शन में अपन को क्रॉस वाला स्ट्रक्चर लिखना होता है, ऐसे क्रॉस वाला स्ट्रक्चर जो लिखते हैं ना वो फिशर प्रोजेक्शन होता है। वो कहता है कि भाई मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप एट द टॉप, और लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड इधर, और इधर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे देयर मस्ट बी वन हाइड्रोजन एटम एटलीस्ट ऑन वन साइड। हॉरिजॉन्टल पोजीशन और एक ग्रुप होगा, इस टाइप से होता है फिशर प्रोजेक्शन। अब इसको ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा कि हो सकता है अपन से थ्योरेटिकल पूछ ले कोई क्वेश्चन कि बताओ मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड इज रिटन एट द टॉप लाइक दैट। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ये वाले जो हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप होते हैं वो अंडरस्टूड होते हैं कि हमारी तरफ है, और जो वर्टिकल वाले होते हैं वो अंडरस्टूड होते हैं कि वो हमसे थोड़ा सा बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, तो हमसे दूर है, ताकि ये sp3 हो जाए, ऐसे कंसीडर करना होता है। और मैं तो कहूंगा कि अगर मुझे ऐसे लिखना है, आप कितने भी लिख पा लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो टॉप पे जो एटम होगा ना, एटम फ्रॉम विच IUPAC numbering starts, और यहां पर इधर जो होगा एटम, इधर जो एटम है तो IUPAC नंबरिंग ends, ऐसे लिखना होता है। तो मैं तो फिशर प्रोजेक्शन में हमेशा क्या करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे लिख के दे रहे हो मॉलिक्यूल को, ये सारे के सारे कायरल सेंटर होंगे। फिशर प्रोजेक्शन के लिए मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है। मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है, बस यही फॉलो करो। अगर आपने मुझसे ऐसे कहा कि बताओ इसमें डी कॉन्फ़िगरेशन या एल कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं कहूंगा कायरल सेंटर के अराउंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर हाइड्रोजन के साथ जो दूसरा ग्रुप है
अगर वो राइट हैंड साइड पे है तो डी आइसोमर है, और डी का मिरर इमेज हमेशा एल होगा, डी का मिरर इमेज हमेशा एल होगा। मतलब अगर डी है और एल पूछा है तो उनको मिरर इमेज बनाना होगा, एल आइसोमर। अब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो आपने आईयूपैक नंबरिंग यहां से शुरू करनी है, अपन को पता है, और लास्ट अपन यहां पर लिखेंगे। तो अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो जिस कायरल सेंटर को आपने कहा ऑप्टिकली एक्टिव के लिए ही लिखा जा सकता है डीएल, तो फिर कायरल सेंटर होना कंपलसरी है जहां पर डीएल बताएंगे। तो आईयूपैक नंबरिंग में जिस कायरल सेंटर को हाईएस्ट नंबर मिलेगा उससे बताना है। अब ये सारा पार्ट भी आप लिखते जाना है, हाईएस्ट नंबर मतलब ये सब इस टाइप से, ये तो लिख दिया मैंने। तो जिस कायरल सेंटर को हाईएस्ट नंबरिंग मिलेगा ना उससे बताना है डीएल। तो इसमें राइट हैंड साइड पे तो ये डी ग्लूकोज है, तो फिर एल ग्लूकोज, तो बन कहेंगे मेरे इमेज में पूरा मॉलिक्यूल करो रोटेट। अगर मैं सिर्फ इसको कर दूं तो वो अलग मॉलिक्यूल होता है, माल्टेज हो जाएगा, माल्टोस। तो अपन क्या करेंगे, आपने लिखा तो है डी एंड एल विल बी द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो डी ग्लूकोज क्या होगा बता देंगे, इधर OH, इधर OH और H, इधर OH और H और इधर भी OH एंड H, CH2OH, ये ग्लूकोज है। ऐसे ही ग्लूकोज बता देंगे। अब अपन से ना कुछ भी रैंडम ऐसे पूछ लेंगे, बताओ इसका आइसोमर क्या होगा। इसलिए एग्जांपल 1 हो गया, ये 2 हो गया। अपन का ऐसे पूछ लेंगे, इसमें डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताओ, राइट द डीएल कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स हैं तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये ना, ये 2D, 3L, 4D, 5D ग्लूकोज। लेकिन अगर सिर्फ एक ही लिखना है डी और एल तो वो हाईएस्ट नंबरिंग वाले कायरल सेंटर से ही लिखा जाएगा। अब अपन को मॉलिक्यूल गिवन है, इसमें अपन को डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताना है। राइट डीएल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग जैसे गिवन है। सो मेरे पास ऐसे गिवन था CH3, इधर H है, इधर H है, ऐसे इधर भी मैं CH3 लिख लेता हूं, तो इधर ऐसे Cl और Br लिख लेता हूं। एक ये हो गया, डी और एल बताना है अपन को बस। इधर CH3 है, इधर Br है, इधर H है, इधर ClOH है, इधर H है, उधर इधर अपन CH3 लिख लेते हैं, थर्ड वाला लिख लेते हैं। इधर AT लिखता हूं, इधर CH3 लिखता हूं, इधर H लिखता हूं, इधर NH2 लिखता हूं, और इधर H लिखता हूं, इधर CH3 लिख लेता हूं, इधर H लिख लेता हूं। फिर CH3 C डबल बॉन्ड हो, ऐसे CH2OH है। फिर अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई, OH है, H है, H एंड OH है, और H एंड OH है, और CH3। पूरा नहीं दिख रहा है इसलिए मैं छोटा वाले पे लिख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन। CHO गिवन है, OH एंड H है, OH एंड H है, और इधर अपन COH लिख लेते हैं, इधर ये CH3 था।
तो इनमें बता देते हैं अपन डीएल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। डीएल कॉन्फ़िगरेशन अपना यही होता है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप थोड़ा सा अपनी तरफ होते हैं और वर्टिकल वाले ग्रुप हमसे थोड़ा सा दूर होते हैं, स्लाइटली बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। तो हो गया। अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्फ़िगरेशंस होंगे ना वो सब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल में ही पॉसिबल है। सो लोएस्ट प्रायोरिटी group according to CIP rules, by CIP rules must be away from the viewer, away from the viewer, from viewer, ये होना चाहिए बस। must be away from the viewer। तो इसमें पहला वाला क्या था? डी ऐसे में इधर वाला है, ऐसे थोड़ा ऊपर बना देता हूं, ऐसे था ना, दिख नहीं रहा था शायद। तो पहले वाले में क्या बताएंगे अपन, डी या एल बता दूं? सुन नहीं पाया था उस टाइम। डी बताएंगे ना पहले वाले में। डी बताएंगे ना? हाँ सर, डी बताएंगे। ठीक है, और दूसरा वाला? वो भी डी रहेगा। तो यार मैंने जो लिखा था फिर तुम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। एल पहले क्या करना है, जब अपन डीएल कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करेंगे तो जब आपको ऐसे क्रॉस वाला स्ट्रक्चर गिवन है, इसका मतलब फिशर प्रोजेक्शन है। वो ऐसे क्रॉस वाले स्ट्रक्चर्स के लिए इसको बॉन्ड लाइन बोलते हैं, मैं उसको वैसे ही बोलता हूँ क्रॉस वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आयुपिक नंबरिंग लिखेंगे। और आपने साफ साफ लिखा था कि जिसका आयुपिक नंबरिंग 1 हो उस कार्बन को टॉप पे होना चाहिए और जिसका लास्ट हो उसे बॉटम में होना चाहिए। मतलब मुझे इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करना होगा। हम किसी भी मॉलिक्यूल को उसी प्लेन में रोटेट कर सकते हैं, कितना भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस मैं उसको ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे मिरर इमेज नहीं बना सकता। मतलब इस मॉलिक्यूल को मैं इसी प्लेन में कितना भी रोटेट करूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो अगर इसको ऐसे लिखूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, फिर तो ऊपर CH3 नीचे CH3 और इधर Br आ जाएगा। ऐसे रोटेट करेंगे ना तो इधर Br है, इधर H है, इधर Cl है, इधर H है। इससे बताऊंगा ये तो L आइसोमर बन गया। भाई मैंने आपसे कहा था कि भाई अब मैं तो ये सब नहीं देखता कुछ भी, मैं तो आयुपिक नंबरिंग देखता हूं। आयुपिक नंबरिंग में जिस कार्बन को 1 मिलेगा वो ऊपर होगा, जिसको लास्ट नंबर मिलेगा वो बॉटम में होगा। और जिस कायरल सेंटर को हाईएस्ट नंबर मिलेगा आयुपिक नंबरिंग में, उससे अपना कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। मुझे लगता है अपन को गलती नहीं होगी। कर दो ऐसे, ये भी है लोग, क्योंकि OH तो फंक्शनल ग्रुप है ना, मुझे नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी। यहां पर फिर नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी, ये तो गलत बात है। 4 और 5 आप सारे ही वैसे ही दे रहे हो। ये कायरल सेंटर है, और फिर आप डाल दिया जिस कायरल सेंटर में
हाईएस्ट नंबर मिलेगा जिस कायरल सेंटर को, उससे बताऊंगा। अगेन आपने वही किया, क्योंकि मुझे पता था ना बाकी कोई गलती करोगे ही नहीं, गलती यही करोगे, अब नहीं करोगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि भैया पहले फिशर प्रोजेक्शन बोलने के पहले हमको आईयूपैक नंबरिंग लिखना है। आईयूपैक नंबरिंग में अगर मुझे सही लिखना आ गया आईयूपैक नंबरिंग, तो फिर मुझे कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो आरएस कॉन्फ़िगरेशन में एक ही कंसेप्ट होता है, द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी अवे फ्रॉम द व्यूअर, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो अपन कहेंगे बना, मैं इसको हटा दूं। फिशर प्रोजेक्शन अपन को पता है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन देखा अपन ने, फिशर प्रोजेक्शन देखा अपन ने, और प्रोजेक्शन में मेरे ख्याल से सभी को आइडिया है। व्हाट इज वेजिटेस, बताने की जरूरत नहीं। ऐसे करोगे तो डैश हो गया और ऐसे करोगे तो वेज हो गया। ये हमारी तरफ होता है, ये हमसे दूर होता है। फिशर मैंने आपको बता दिया। सॉहर्स प्रोजेक्शन भी सबको पता है क्या होता है। उसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे, उसमें अपन को बताना होता है। ऐसे एच हो गया, ऐसे हो गया, इस टाइप से अपन सॉहर्स प्रोजेक्शन बता सकते हैं, या ऐसे भी बता सकते हो आप, ऐसे भी बता सकते हो, आपकी मर्जी। ये सॉहर्स प्रोजेक्शन हो जाएगा। आप जैसे मर्जी चाहो लिखना लिख सकते हैं। और न्यूमैन प्रोजेक्शन वो ऐसे रिंग बना के जो लिखते हैं अपन। किसी को डाउट है क्या इनमें, न्यूमैन प्रोजेक्शन और इसमें? ये फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म, न्यूमन में है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में है। तो अगर तुम्हें सॉहर्स आता है तो न्यूमैन तो आएगा ही आएगा यार, इसका जो हो सकता है। चलो देख लेते हैं। पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बनने में। चल कोई बात नहीं, नहीं होगा। पहले अपन प्रोजेक्शंस देख लेते हैं भाई। वही तो देख रहे थे, मैंने कहा आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं ना, डीएल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, क्योंकि किसी का मतलब प्रोजेक्शन में किसी को डाउट नहीं आता, ज्यादा कुछ होता नहीं। अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन उसे डिस्कस करेंगे। फिशर कोई डाउट नहीं, अभी बता दिया आपने, वो क्रॉस वाला स्ट्रक्चर होगा। ये ए बी सी डी ऐसे है, नहीं तो लिखेंगे सर ने प्लस लिख दिया। वेज डैश कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। सॉहर्स किसी को प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमैन प्रोजेक्शन देखना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। मैं आपको बिल्कुल इंटर कन्वर्जन नहीं बता रहा, मैं बताऊंगा इनके इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। ये मतलब डायरेक्टली इसको बता के उसी पे आना चाहता था कि भैया आपस में कन्वर्जन बता दो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि वेजिटेस लिखा हुआ है तो न्यूमैन कैसे बनाना है, फिशर कैसे बनाना है, वो सब करना है, कैसे करना है। न्यूमैन में क्या होता है, अपन सॉहर्स प्रोजेक्शन बना लेते हैं। तो जैसे सॉहर्स प्रोजेक्शन होता है, तो इन दोनों में ही ना, सॉहर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन में कम से कम दो कायरल सेंटर तो होने चाहिए, ये दो कार्बन एटम तो होने चाहिए। अपन उसको वो नहीं कहेंगे कि कायरल सेंटर होने चाहिए, दो कार्बन एटम के मतलब अलोंग अपन उनको बनाते हैं। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, ये अपन ऐसे कर लेते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है CH3 CH3 गिवन है, तो ये दोनों कार्बन एटम है, दो कार्बन एटम के अलोंग सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये भी sp3 और ये भी sp3। sp3 बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा भाई, ये हो गया। एक बॉन्ड मैं ऐसे बना सकता हूं, एक बॉन्ड मैं ऐसे बना सकता
इसमें भी sp3 है तो एक बॉन्ड ऐसे बना लेता हूं, एक बॉन्ड ऐसे बना लेता हूं, मैं ऐसे बना सकता हूं। ये सॉलर्स प्रोजेक्शन है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, भाई मेरी मर्जी, मैं इस वाले बॉन्ड को ना उस तरफ दिखाना चाहता हूं ऐसे, और ये अपन ऐसे कर लूं, और ये मैंने अपनी तरफ ले लिया। इसको भी मैंने एक हाइड्रोजन ऐसे कर लिया और अपनी तरफ एक बॉन्ड ले लिया और एक बॉन्ड उधर ले लिया। वी कैन राइट लाइक दिस। तो इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन ऐसे। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मेरे पास ऐसे बना दिया मैंने, इधर भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, इसको अपन ऐसे बना लेते हैं, इसको मैंने ऐसे बना लिया और एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे ही बना लिया। एक मैंने ऐसे ही बना लिया और एक मैंने ऐसे ही बनाया और एक ऐसे ही बनाया, ऐसे बना दिया मैंने। जब ये बॉन्ड, मतलब जो CH3 का स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, CH3 के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं भाई, ये तो अपन को पता ही है, ऐसे बनेंगे टेट्राहेड्रल फॉर्म, ऐसे होता है टेट्राहेड्रल फॉर्म है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये भी sp3 है, मतलब ये प्लेन, ये दोनों एक ही प्लेन में हैं, ये दोनों एक ही प्लेन में हैं और ये दोनों भी एक ही प्लेन में है, तो ऐसे बन जाएगा, ये दोनों एक ही प्लेन में, ये दोनों एक ही प्लेन में, ये दोनों एक ही प्लेन में, तो दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसको कहते हैं अपन एक्लिप्स्ड फॉर्म। और जैसे ये दोनों एक ही प्लेन में हैं, ये दोनों एक ही प्लेन में थे, ये दोनों भी एक ही प्लेन में है, दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म। टेट्राहेड्रल फॉर्म अपन ने जो बनाया हुआ है, थोड़ा नीचे होंगे ऐसे, नो डाउट। लेकिन अगर मैं इसको ना थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं 60 डिग्री के आसपास, क्योंकि इन दोनों में बॉन्डिंग इज ऑलमोस्ट, मतलब जो अपन ऐसे देखेगा ना, अगर इसको ऐसे देखेंगे तो ये आगे वाला कार्बन दिखेगा, पीछे वाला कार्बन नहीं दिखेगा, इधर भी आगे वाला ये बॉन्ड दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, दे आर पैरेलल ना। तो इसको कहते हैं कि भाई इस बॉन्ड को आप ऐसे कर लो, तो ये कार्बन नहीं दिखेगा, ये दिखेगा, ये हाइड्रोजन दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये हाइड्रोजन दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये हाइड्रोजन दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, तो ऐसे हो जाएगा भाई, बाहर वाला कार्बन दिखेगा, अंदर वाला, पीछे वाला कार्बन नहीं दिखेगा। तो बाहर वाले कार्बन के हाइड्रोजन ऐसे दिखेंगे अपन, पीछे वाले कार्बन के नहीं दिखेंगे। तो जो अपन को दिखते हैं वो अपन एक ऐसे ना, इसको ना न्यूमैन प्रोजेक्शन में अपन क्या करते हैं, इसको एक सर्कल बना लेते हैं, और जो अपन को नहीं दिखते हैं उसको अपन सर्कल से बाहर लिखते हैं, मतलब सर्कल से उनका बॉन्ड शुरू करेंगे, क्योंकि वो अपन को नहीं दिखेंगे। और जो अपन को दिखते हैं उनका बॉन्ड अपन ऐसे बना देते हैं, और जो नहीं दिखते हैं उनका सर्कल से बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं। तो जो सर्कल से बॉन्ड बनाना शुरू करोगे तो इसका मतलब है वो पीछे वाला कार्बन है और आगे वाला कार्बन पूरा दिख रहा है अपन को। तो इसको अगर मैं ऐसे, जो ये बॉन्ड बना था ना कार्बन कार्बन में, अगर इसको ऐसे करूंगा ना, ऐसे बनाऊंगा, तो बाहर वाला कार्बन दिखेगा, पीछे वाला कार्बन नहीं दिखेगा। बाहर वाला कार्बन दिखेगा तो इसके सारे बॉन्ड दिखेंगे मुझे, पीछे कार वाला कार्बन नहीं दिखेगा, तो अपन उसको क्या बनाते हैं, उसके बॉन्ड सर्कल से शुरू करते हैं, लेकिन हमें पता है इस कार्बन के पीछे एक कार्बन है। तो दिस विल बी कॉल्ड एज न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो वो अंडरस्टूड होता है कि अपन को कैसे बनाना है। इसमें क्या होगा, इसमें अगर अपन ऐसे लिखते हैं, सपोज यहां पर जैसे कि मैंने, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं, इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक ही प्लेन में नहीं है, मतलब इधर ऊपर हाइड्रोजन दिख रहा है लेकिन इधर ऊपर हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसे करूंगा तो मुझे ये हाइड्रोजन इधर, पीछे वाला हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा, लेकिन इधर वाला हाइड्रोजन एटम नीचे की तरफ है।
तो इसमें जब अपन न्यूमैन प्रोजेक्शन लिखेंगे तो ये ऐसे होगा, ये पीछे वाला कार्बन एटम है जो ऊपर की तरफ है, नीचे वाला कार्बन एटम इधर है, तो ये अपन को दिखेगा तो इट विल बी लाइक दिस। ये दिख रहा है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये वाले होगा। तो पीछे वाले कार्बन एटम में क्या होगा, तो पीछे वाले कार्बन एटम के बॉन्ड तो किससे बनेंगे, रिंग से बनेंगे। अगर मैं रिंग से बनाऊंगा तो एक कार्बन अगर इधर होगा तो दूसरा इधर होगा और थर्ड इधर होगा, ऐसे हो जाएंगे हाइड्रोजन्स। तो पीछे वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन एक ऊपर की तरफ होगा तो एक अपन को ऐसे दिखेगा नीचे और दोनों नीचे, तो दोनों नीचे दिख रहे हैं। इधर दोनों हाइड्रोजन कहां की तरफ दिख रहे हैं, ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ दिख रहे हैं। इसको अपन कहते हैं प्रोजेक्शन, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो ये सॉहर्स प्रोजेक्शन है और न्यूमैन प्रोजेक्शन है। सॉहर्स प्रोजेक्शन में वेजिटस फॉर्म में होता है और न्यूमैन प्रोजेक्शन में इट विल बी वो साइक्लिक रिंग के फॉर्म में अपन को देना होता है। तो इसको सॉहर्स प्रोजेक्शन कहते हैं, इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं। तो बाद में इनको इसमें कन्वर्ट करना है तो देख लेंगे अपन कैसे करना है कन्वर्ट। सो दैट इज अबाउट द सॉहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन होता है। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ, बॉन्ड कैसे बनाते हैं, कब? इसको अपन कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म और इसको अपन कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। अगर बॉन्ड्स एक दूसरे से पैरेलल हैं तो वो एक्लिप्स्ड फॉर्म होगा, और अगर बॉन्ड एक दूसरे से पैरेलल नहीं है तो फिर अपन उसे स्टैगर्ड फॉर्म कहेंगे। जैसे इसमें ये दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड्स एक दूसरे से पैरेलल हैं, ये दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड पैरेलल हैं, इन दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड पैरेलल हैं, तो अपन उसे बोलेंगे पैरेलल है तो फुल इक्लिप्स्ड फॉर्म। That is how we get the eclipsed form and the staggered form, right? तो अब बाकी और भी होगा, मतलब ये तो कन्फर्मर्स बनाए अपन ने, और भी काफी सारा पार्ट होगा जो मुझे बताना होगा भाई। ये तो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे अपन वहां पर, लेकिन अब हम ज्यादा, लेकिन हमें जो आपस में इंटर कन्वर्जन है वो पता चल जाएगा ये देखने से कि आप कोई मॉलिक्यूल बताओ कैसे आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं। भाई मेरी मर्जी, मैं तो इसको ना क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में लिखना चाहता हूं, कैसे लिखूंगा, तो पहले अपन को ये आना चाहिए। वैसे लिखना आसान होता है लेकिन फिर भी अपन को ये आना चाहिए सारे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन और फिशर प्रोजेक्शन, अगर वो आते हैं तो अपन काफी इजीली लिख सकते हैं। तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन में देयर इज अ लिमिटेशन, डीएल कॉन्फ़िगरेशन में देयर इज अ लिमिटेशन कि हॉरिजॉन्टल में एक हाइड्रोजन किसी भी तरफ, या तो इस तरफ या इस तरफ, एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, वरना नहीं बता पाएंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब मेरे पास क्रॉस वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर मेरे पास ऐसे मॉलिक्यूल है तो इसमें डीएल नहीं बता सकता। क्यों? हॉरिजॉन्टल पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है किसी भी तरफ, तो फिर इससे बताएंगे ना आरएस कॉन्फ़िगरेशन से। सो डीएल कॉन्फ़िगरेशन में देयर इज अ लिमिटेशन। अब वो कम से कम इस कायरल सेंटर से एक तो अटैच्ड होना ही चाहिए हाइड्रोजन, अगर आपको डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो, या फिशर प्रोजेक्शन बताना है तो एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, वरना नहीं बता पाएंगे किसी भी कायरल सेंटर से। सो दैट इज हाउ वी कैन राइट द प्रोजेक्शंस। तो अब हम, मेरे ख्याल से हमें फिशर प्रोजेक्शन पता है, क्रॉस वाला स्ट्रक्चर, वेज लिखोगे एस टाइप से तो वेज डैश फॉर्म हो गया। सॉहर्स प्रोजेक्शन वी नो दैट वेज डैश में लिखेंगे, एक से ज्यादा कायरल या एक से ज्यादा कार्बन एटम है तो अपन कहेंगे सॉहर्स लिख सकते हैं अपन। और न्यूमैन प्रोजेक्शन वो जैसे सर्किल वाले में लिखते हैं, पीछे वाले कार्बन एटम में सर्कल से बॉन्ड शुरू होंगे, वो पीछे वाला कार्बन एटम है, बाहर वाले कार्बन एटम में सारे बॉन्ड दिखेंगे। अब अपन आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ सकते हैं। सर एक बार वो बता दीजिए ना कि न्यूमैन से फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली। मैंने तो बताया ही नहीं, कन्वर्जन तो बताया ही नहीं मैंने, कन्वर्जन की तो बात ही नहीं की मैंने, है ना? कन्वर्जन की तो कोई भी बात नहीं की मैंने, तो जब बताऊंगा तो बिल्कुल बताऊंगा। आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। अब अपन यही रुक जाते हैं क्योंकि तुम्हारी क्लास भी होगी नेक्स्ट, हाँ सर। ठीक है ना? तो यही रुक जाते हैं, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।